हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज के हम सेशन में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2024 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है ईवीएम के ऊपर। ठीक है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हम सब जानते हैं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 19 अप्रैल। आज क्या है? आज आपकी 13 अप्रैल हो गई। 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण है। ठीक है, 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण है और आपका ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में होने वाला है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL प्रेजेंटेड द फर्स्ट ईवीएम प्रोटोटाइप बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन 1980। ठीक है, सेकंड है द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। हिंदू में देखोगे तो 2-4 दिन लगातार कंटिन्यूस न्यूज़ में था, आर्टिकल में था। सो मशीन वॉज फर्स्ट यूज इन अ पायलट इन वन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ केरला। ठीक है, ये पहली बार जो मशीन यूज़ हुई थी वो पायलट बेसिस पे यानी ट्रायल बेसिस पे केरला के असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के उसमें यूज़ हुई थी इलेक्शन में। 2014 से लोकसभा इलेक्शन वीवीपैट हैज़ बीन यूज्ड विद ईवीएम इन ऑल इलेक्शंस। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से वीवीपैट यूज़ हो रहा है। तो बताते हैं कौन सी सही स्टेटमेंट है, कौन सी गलत है। अब देखो कितनी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। यूपीएससी का पैटर्न अब ये फॉलो हो रहा है, बट ऐसा नहीं सोचना कि एलिमिनेशन वाला मेथड बिल्कुल ही एलिमिनेट हो चुका है। यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट सही है या 2 सही है, 3 सही है, ये आपको बताना है। देखो, अगर मैं बात करूँ ईवीएम की तो ये आपका हो गया ईवीएम। ठीक है, ये आपका ईवीएम है, सॉरी ये आपका ईवीएम है, ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, यहाँ हर जो कैंडिडेट है, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट है, उनके सामने चिन्ह बना है। यहाँ पे आपको अपना एक वोटर को अपना वोट देना होता है। ये आपकी वीवीपैट है वेरीफाइड करने के लिए। तो ये जो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, यहाँ पे पर्ची आ जाती है, मतलब कि एक इंडिविजुअल को और इंश्योरिटी मिल जाए कि उसने जिसको वोट दिया वो सही था। ठीक है, ये 7 सेकंड के लिए यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे आप और मैं अगर वोट देने जाते हैं, हमने बीजेपी, किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उसके कैंडिडेट को दिया, हम कंफ्यूज हो गए हमने किसको लगा दिया, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि भैया आपने बीजेपी को ही दिया है। तो ये वेरीफाइड कर रहा है आपके वोट को। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ वीवीपैट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ECIL जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसने फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये बनाया था, ईवीएम बनाया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद केरला के असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में पायलट बेसिस पे आपका ईवीएम यूज़ हुआ। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंटेड टू एग्जामाइन ईवीएम, जिसमें आपका ईवीएम कैसे यूज़ हो रहा है वो दिखा। तो 1980 में सबसे पहले ये आपका प्रोटोटाइप जो है वो फर्स्ट रिप्रेजेंट हुआ था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ईवीएम आपका जो है ये जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, वीवीपैट है, ये केरला के कंस्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि नागालैंड के कंस्टिट्यूएंसीज में यूज़ किया था 2013 में। ठीक है, हेंस सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में ये 2019 से लोकसभा चुनाव से ये वीवीपैट आपके इस्तेमाल में है, ना कि 2014 से। तो आपकी ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटीज़। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ है, जो इन रिगार्ड टू इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स। ठीक है, हम सब जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है PM। ठीक है, तो जितना भी आपका कंसिडरेशन होता है वो प्रेसिडेंट को जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो भाई उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये भी आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है यूनियन का, केंद्र सरकार का। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो जितने भी डिसीजन है वो सारे कम्युनिकेट करने होंगे प्रेसिडेंट से। तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो आर्टिकल 78 पे जाओगे तो क्लियरली ये तीनों ड्यूटीज़ दी हुई है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो आप इसको ज़रा पढ़ लेना।
बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो ये आपको प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, एक कह सकते हैं हमारी इंडिया में, देखो बैक एंड पावर तो सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के कंसर्न में हम कहें या पूरी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। कोई भी काम है, सिग्नेचर है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ फिक्स्ड कैलेंडर ऑफ सिटिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द 6 months शुड नॉट इलेप्स बिटवीन द 2 पार्लियामेंट्री सेशन। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं समझा दूं कि भारतीय जो संसद है, जो भारत की संसद है, उसके अंदर आपका कैलेंडर सिटिंग कब कब होगी वो फिक्स्ड कैलेंडर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है, ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है, बस विद इन 6 months के अंदर दूसरा पार्लियामेंट्री सेशन हो जाना चाहिए। तीसरा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिटरमाइंस द डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, तो आपकी ये वाला भी जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है वो सरकार डिटरमाइन जो है वो करती है, ना कि पार्लियामेंट का, लोकसभा का स्पीकर करता है। वो कौन करता है? सरकार करती है। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है करंटली 10 मिनिस्टर्स है। क्या होता है? कैबिनेट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर। ठीक है, तो सरकार डिटरमाइन करती है कि पार्लियामेंट्री सेशन का डेट क्या होगा, ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, और इस कमेटी के, ये कमेटी जो है ये डिसीजन लेती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये डिसीजन लेती है डेट एंड ड्यूरेशन का। और इसके अंदर कौन कौन होते हैं? 10 मिनिस्टर्स होते हैं, जिसके अंदर डिफेंस है, होम है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर, ट्राइबल अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये मिनिस्टर्स के द्वारा तय किया जाता है पार्लियामेंट्री सेशन का डेट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है, मैंने आपको बताया आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि 6 महीने का शुड नॉट इलैप्स, 6 महीने तक आपका इलैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना पीरियड नहीं होना चाहिए, 6 महीने से नीचे नीचे आपका दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका है ओनली 1। ठीक है, आपका ओनली 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आपका गलत क्यों है सेकंड स्टेटमेंट? नहीं, आपका ऑप्शन ए नहीं, आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट। आपका ये भी गलत है, पार्लियामेंट जो है इंडियन पार्लियामेंट नहीं फिक्स करती है, हैज़ फिक्स, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शंस में आपका ओनली 1 ओनली 2 है। ठीक है, चलिए एक आपका पैराग्राफ है, उसके बारे में बताना है कि ये लाइंस जो दी गई हैं ये किस लीडर के कंटेक्स्ट में है। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर to serve a full term. In his term, India successfully conducted 3 nuclear weapon tests in Pokhran. During this term, he launched initiatives such as Golden Quadrilateral Highway Network, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड्स। इन हिज टर्म दिल्ली लाहौर बस सर्विस वॉज स्टार्टेड। बहुत फेमस हुआ था कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इन चारों ऑप्शन में से जिनके अंतराल में, जिनके जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। एक बस भी निकाली थी, दिल्ली लाहौर बस सर्विस। ठीक है, जी हाँ, नन ऑफ अदर देन योर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये एक ऐसे उम्दा प्राइम मिनिस्टर थे जो आपके 3 बार बने। ये नॉन कांग्रेस थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस जिन्होंने फुल टर्म अपना निभाया था। ठीक है, ये इनके बारे में डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे, 5 क्वेश्चंस थे पॉलिटी के। तो आपका मोशन से रिलेटेड, मोशन को कहते हैं हिंदी में प्रस्ताव। ठीक है, जो संसद में प्रस्ताव रखे जाते हैं, एक तो गवर्नमेंटल होता है, एक नॉन गवर्नमेंटल होता है। जो सरकार रखती है आपका गवर्नमेंट हुआ, प्राइवेट है वो आपका नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल हुआ। अब ये संसद के ऊपर प्रस्ताव के ऊपर है, वो आपको बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट डिपेंड्स अपॉन और रिलेट टू अदर मोशन और फॉलो अपॉन सम प्रोसीडिंग्स इन दी हाउस? सब्सिडरी मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन या क्लोजर मोशन? तो आप 1 बाय 1 करके चलेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रस्ताव ऐसा है जो दूसरे प्रस्ताव पर है ना, जो निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है।
तो सब्सिडरी क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो सब्सटेंटिव होता है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, ये मूल प्रस्ताव होता है जिसको किसी दूसरे प्रस्ताव का से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रस्ताव ही एक ऐसा मुद्दा है जिसे संसद में रखकर बहस या आर्गुमेंट स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, मूल है, सब्सटेंटिव। मोशन मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन, अगर ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूट में कोई रखा जाता है वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपके मूल पे, ठीक है। मूल यानी कि आपके ओरिजिनल सब्सटेंटिव मोशन कह सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। ये सब्सिडरी आपका उसके साथ चलता है, कहते हैं ना ओरिजिनल को रिलेट करके बहस होती है, आर्गुमेंट्स होती है, ठीक है। तो सब्सिडरी भी आगे 3 तरह के हैं, एंसिलरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट्स। यहाँ पे चलते हैं, बड़ा अच्छे से इन्होंने हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। सब्सटेंटिव मोशन ये ऐसा प्रस्ताव है, अपने आप में एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, यानी कि ये ना तो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य प्रस्ताव से उत्पन्न होता है, जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, लोक महत्व के किसी मामले पर स्थगन प्रस्ताव आदि, ठीक है। ये सब्सटेंटिव हुआ। सब्स्टिट्यूट मतलब जो मूल प्रस्ताव के स्थान पर विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर सब्स्टिट्यूट पास हो गया तो मूल जो है वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है सब्सिडरी, जिसे सहायक प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का कोई संदर्भ ना हो, यानी इसकी श्रेणी के प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करते हैं या किसी अन्य प्रस्ताव से संबंधित होते हैं। एंसिलरी मोशन क्या होता है, ये अलग अलग विभिन्न कार्यों के लिए पेश किया जाता है, जैसे कि किसी विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए या फिर उस विधेयक पर विचार किया जाए या फिर उस विधेयक को पास कर दिया जाए। प्रतिस्थापक प्रस्ताव यानी सुपरसीडिंग, ये पहले वाले को सुपरसीड कर जाता है, इसे स्थान लेने वाले का प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में या संदर्भ में लाया जाता है। ये उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है, जैसे कि विधेयक को फिर से किसी समिति के पास भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव, विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने संबंधित प्रस्ताव, ठीक है। मान ली कोई मोशन चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन उस मुद्दे को फिर से दूसरी कमेटी के पास भेजना है, डेट इज सुपरसीडिंग, ठीक है। अमेंडमेंट यानी मूल प्रस्ताव के कुछ भागों को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाना, वो होता है आपका अमेंडमेंट यानी संशोधन प्रस्ताव। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरीके की सीरीज़ लाऊंगी, हर सब्जेक्ट के जो 5 क्वेश्चंस या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ करंट बेस्ड होंगे, जो करंट में टॉपिक चल रहा होगा, और कुछ आपके कंसेप्चुअल होंगे, स्टैटिक पोर्शन के होंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।